हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। हम अपनी पेडागोजी सीरीज़ और हम कहीं रिसर्च और माई टीचिंग मेथोलॉजी सीरीज़ में एक और वीडियो लेकर आए हैं। फिर से बहुत जल्दी इन 20 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे इन अ शॉर्ट टाइम। तो बने रहिएगा। ये पीजीटी केमिस्ट्री से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है बिकॉज रीसेंट पैटर्न्स पर आए हैं और हमने पहले भी पेडागोजी वाली वीडियो में आपसे ये चर्चा की थी कि टॉपिक सिमिलर रहते हैं, एक्सपर्ट सिमिलर रहते हैं, तो क्वेश्चन की सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन से बने रहिएगा। आपको एक पैटर्न का आइडिया हो जाएगा कि स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर जनरिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज़ बी विद अस इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। हाउ कैन एस्थेटिक्स कंट्रीब्यूट टू होलिस्टिक एजुकेशन। देखिए, आपको पता है एस्थेटिक्स की जब बात हो रही है तो हम कहीं ना कहीं ईसी को अंदर ले आए हैं। कहने का मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो हम बात कर रहे हैं। तो बाय एलिमिनेटिंग नॉन अकेडमिक सब्जेक्ट, देखिए एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा है एकेडमिक सब्जेक्ट का, एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। एस्थेटिक जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करती है। बाय इंटीग्रेटिंग आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर इनटू लर्निंग। देखिए, एस्थेटिक्स किससे आती है? आपके आर्ट से, म्यूजिक से और लिटरेचर से। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट इसका पार्ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज क्रिटिकल चैलेंज इन द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्स फॉर अ डाइवर्स क्लासरूम। देखिए, हमने पहली बात करी है कि रिसोर्स मटेरियल पर लर्निंग रिसोर्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो ये पूछे कि डाइवर्स क्लासरूम मतलब एक ऐसी क्लासरूम जहाँ हर तरीके का लर्नर है, वहाँ के लिए क्रिटिकली चैलेंज क्या है। देखिए, हमें पता है कि जब हम डाइवर्स क्लासरूम की बात करते हैं तो ऑल लर्नर्स हमारे इंक्लूड होने चाहिए, और ऑल स्टूडेंट हमें ना दो जगह दिख रहा है। अभी देखते हैं कि बाकी पढ़ के कैसे पता चलेगा। तो प्रायोरिटाइजिंग टीचर्स कन्वीनियंस नहीं, टीचर की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हैं। इंश्योरिंग कंटेंट इज इंक्लूसिव, कल्चरली रिस्पॉन्सिव, एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। मुझे काफी सुटेबल ये लग रहा है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सेलेक्टिंग रिसोर्सेज बेस्ड सोनली, देखिए सोनली तो जैसे एक्सट्रीम वर्ड आ गए तो हम छोड़ देंगे। तो कॉस्ट इफेक्टिव बेशक से ऊपर सोनली कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, लर्निंग आउटकम को मीट करे। यूजिंग द सेम स्टैंडर्डाइज रिसोर्स फॉर ऑल, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमें ऐसा कंटेंट लेना जो इंक्लूसिव और कल्चरल रिस्पॉन्सिव और एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन जेंडर इशू इन स्कूल करिकुलर। देखिए, जेंडर पर भी बहुत सवाल आ रहे हैं, तो जेंडर एज अ थीम हमने भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी अपनी लास्ट वीडियोस में। सो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल जेंडर्स इन ऑल सब्जेक्ट, ये मुझे काफी सटीक लग रहा है। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं। सो इन्होंने बोला कि कॉमन जेंडर इशू जो है हमारा वो क्या है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो इशू नहीं हो सकता। नो इम्पैक्ट ऑफ जेंडर ऑन करिकुलर, ये भी पॉसिबल नहीं है। अ करिकुलम दैट एक्टिवली प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, ये तो हमारी जरूरत है। तो कॉमन जेंडर इशूज़ क्या है हमारे? अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टेक्स्ट बुक, तो हमारी किताबों में महिलाओं के योगदान को लेकर कम जगह दी जाती है। तो जो हमारा कॉमन जेंडर इशू है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस की थ्योरी, देखिए वाइगॉस क्या वो पता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब बच्चे समाज से कैसे सीखते हैं। व्हाट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया सामाजिक और कल्चरल वाला इसमें सीधा सीधा आंसर आएगा। सोशल इंटरेक्शन और कल्चर जो है सबसे बड़ी चीज़ वाइगॉस की अपनी थ्योरी में कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग एम्स एट क्रिएटिंग कनेक्शन बिटवीन वन सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो देखिए, इनमें से सीधा पता है कि जब इतने सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात होती है या तो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा या इंटरडिसिप्लिनरी, और यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी हमारे पास ऑप्शन में है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो कह रहे हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव बनाने में हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किस तरीके से मदद करती है, इसको देखना है अपने को। सो लिमिटिंग लर्नर्स नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक्सपैंड करने की बात करती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से आपको याद होगा कि इस तरीके से लेवल्स होते हैं और सबसे पार एक्सेलेंस जो है वो क्रिएशन है। सो कैटेगराइजिंग कॉग्निटिव स्किल्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये है इंपॉर्टेंट वाला। बेसिक से एडवांस की तरफ हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जाते हैं, तो हमारा वो कॉग्निटिव स्किल्स को प्रमोट करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हाउ डज असेसमेंट फॉर लर्निंग, ए एफ एल भी कई बार से बोल देते हैं, डिफर फ्रॉम असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, दोनों में काफ़ी अंतर मैंने आपको पहले बताया। असेसमेंट फॉर लर्निंग अगर बात होती है तो फॉर से याद रखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात होती है तो कहने का मतलब है सारा जो सब कुछ खत्म हो जाए पूरी लर्निंग उसके बाद में, तो ये समेटिव पे बात होती है। तो अब आप इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। ए एफ एल इज़ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, तो कंटिन्यूस होती है। ए एफ एल जो है आपकी कंटिन्यूस होती है। ए एफ एल प्रोवाइड्स ग्रेड, ए एफ एल कभी भी ग्रेड्स प्रोवाइड करने की बात नहीं करती। ए एफ एल इज, देखो मैं ए एफ एल से ही बात जा रहा हूँ, अगर मेरा ए एफ एल का कॉन्सेप्ट ठीक है तो मैं ए ओ एल को बाद में देखूंगा ना। सो ए एफ एल इज ओनली यूज इन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, नहीं कभी भी नहीं। तो ए एफ एल इज फॉर्मेटिव एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग लर्निंग। देखिए, ये है हमारा फॉर्मेटिव है इंप्रूविंग लर्निंग, और ए ओ एल जो समेटिव है और लर्निंग आउटकम्स, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो लास्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। जनरली साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट एडोलेसेंस स्टार्ट विद डैश, एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू मार्क द एंड ऑफ एडोलेसेंस विच वी टर्म्स एज डैश। देखिए, यहाँ ना कीवर्ड्स को समझिए। एडोलेसेंस के ऑनसेट की बात है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि ऑनसेट स्पर्ट ऑफ एज जब आता है तो उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। तो इन दोनों में से देखिए कोई एक ऑप्शन तो जरूर होगा। प्यूबर्टी जो होती है वो ग्रोइंग अप ऑफ एडोलेसेंस है, वेरी इनिशियल एज है जब हम कहते हैं कि प्यूबर्टी अटेन कर रहा है चाइल्ड। सो प्यूबर्टी होगा इनमें से एक। दूसरा देख लेते हैं। देखिए, टीन एज जरूरी नहीं है, मेचोरिटी इज द राइट आंसर। सो हमारा आंसर होगा सेकंड। तो पहला आएगा यहाँ पर कि इट स्टार्ट्स विद प्यूबर्टी एंड डिफिकल्ट टू टर्म एंड ऑफ एडोलेसेंस का कोई एंड जो है वो हम फाइनलाइज निश्चित नहीं कर पाते। तो हम कहते हैं जब मेच्योर हो जाता है पर्सन तो वो एडोलेसेंस की स्टेज से पार हो चुका है और अडल्टहुड की तरफ मूव कर रहा है। तो अडल्टहुड में जाने के लिए मेचोरिटी पहले आएगी, देन अडल्टहुड आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स
द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट रिसोर्स, देखिए पर्पस ऑफ अप्रोप्रिएट रिसोर्स व्हेन अलाइंग देम विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन अ लेसन प्लान। तो हमें क्या इंश्योर करना है कि स्टूडेंट मेमोराइज कर लें टेक्स्ट को या फिर इंक्रीज कर दे ड्यूरेशन को, ये सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स या रिड्यूस द टीचर्स प्रिपरेशन टाइम। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो थर्ड आंसर जो है इसका, टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। तो रिसोर्स हमारे जो होते हैं वो लर्निंग आउटकम को मीट करने के लिए ही सेलेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर असेसिंग एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट ऑन एनी सिचुएशन आइडिया ऑब्जेक्ट। देखिए जब एटीट्यूड की बात हो रही है तो स्केल की बात होगी, तो यहाँ पर रेटिंग स्केल इज द करेक्ट आंसर। तो रेटिंग स्केल जो होता है वो आपको एटीट्यूड्स वगैरह मेजर में हेल्प करता है। इन्वेंट्रीज अलग होती हैं, क्वेश्चन एयर जो होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं, चेकलिस्ट जो होती है पॉइंटर बेस्ड होती है। तो वहाँ पे आप ना एटीट्यूड को स्केल पर नहीं ला सकते। तो एटीट्यूड के लिए तो आपको पॉइंटर चाहिए ना, 1 2 3 4 5 में से आप क्या सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा। देखिए प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा कहने का मतलब है जहाँ प्रोसेसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा हो। तो यहाँ पर इट इज़ एन एक्सट्रीमली पार्टिसिपेटिव मेथड वेयर पार्टिसिपेंट एंड फैसिलिटेटर बोथ शेप द ड्रामा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। लर्नर इज, देखिए बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इफ एनी स्टूडेंट इम्प्रोवाइज ड्यूरिंग द ड्रामा सेशन अदर स्टूडेंट हैव टू लर्न टू अडेप्ट द इम्प्रोवाइजेशन, ऐसा नहीं है। या प्रोसेस ओरिएंटेड कहने का मतलब है जो ड्रामा बन रहा है उसमें एक्टिवली टीचर और स्टूडेंट या फिर जो ड्रामा सिखा रहा है उन सबका बराबर की भागीदारी है। तो लास्ट आंसर इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल पूछ लिया ड्रामा में, इतना टिपिकल अभी तक हमने कहीं देखे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिसिप्लिन। देखिए हम पहले बात करिए डिसिप्लिन की, जब हम कहते हैं तो एक सब्जेक्ट बॉडी नॉलेज है जो आपके पास अवेलेबल है। तो बायोलॉजी वो ब्रांच है, ये इसके जो है बॉटनी जूलॉजी और जेनेटिक्स इसके पार्ट है। तो डिसिप्लिन अपने आप में क्या है, बायोलॉजी। विच देखिए केमिस्ट्री के पेपर में इस तरीके के सवाल आए हैं, ये भी याद रखिएगा। विच इंटरनेशनल पॉलिसी, देखिए हम लास्ट वीडियो जब हमने की थी ना तो हमने इसमें बात की थी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा था सलमानसन स्टेटमेंट, ठीक है। जिस वीडियो में हमने टेक्स्ट बुक्स क्या मेटेरियल आप पढ़ सकते हैं उसकी बात की थी, तभी मैंने सलमानसन स्टेटमेंट की बात की थी। 1994 में आया, उसके बाद से इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत सपोर्ट मिला है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द सिलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्स। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात हुई लर्निंग रिसोर्स के सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है रेलिवेंस उसका करिकुलम ऑब्जेक्टिव के साथ या फिर लर्नर्स की नीड। ये प्रायोरिटी पे होती है, ऑब्जेक्टिव मीट करे आपका और लर्नर की नीड के हिसाब से हो। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेलिवेंस टू द करिकुलम ऑब्जेक्टिव एंड लर्नर्स नीड। बस द फुल फॉर्म ऑफ BICS। देखिए ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये पहली बार मैंने देखा, बट अगर आप थोड़ा सा यहाँ से अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। बेस्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन को ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट इनहेरिटेंस कॉमर्स, इसके लिए भी कुछ वर्ड नहीं लग रहा। बेस्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, देखिए यहाँ थोड़ा सा डाइसी हो सकता है कि ये दो ना, ये आप अगर एलिमिनेशन से जाएंगे देखिए 50% तो सही होने के चांसेस हैं, बट एक्चुअली इसका आंसर ये है बेस्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए बेसिक कम्युनिकेशन ना कि बेस्ट, तो यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिक बेसिक वाला आंसर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए मैंने आपको बार बार बताया जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो यूडीएल जहाँ आ रहा है ना, बिना सोचे समझे थोड़ा सा पढ़कर उसे आप लगा सकते हो। तो यूडीएल इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी टीचिंग मेथड्स फॉर डाइवर्स लर्नर विद द करेक्ट आंसर। बाकी को आप देखेंगे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। सेग्रीगेट करना, तो सेग्रीगेशन तो बिल्कुल नहीं है। वन साइज फिट ऑल वो भी नहीं होगा। फिक्स करिकुलम बिल्कुल भी नहीं होगा। डायनेमिक करिकुलम चाहिए हमें ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मेटाकॉग्निशन इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। देखिए मेटाकॉग्निशन मैंने आपको बताया था थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब सोचने को लेकर भी सोचने वाली बात जब हम कह रहे हैं मेटाकॉग्निशन बट इज मोर बियॉन्ड थिंकिंग। सो अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ ओन थिंकिंग प्रोसेस, ये हमने हिंदी वाले पेपर में भी देखा था जो हमने पिछली बार MCQs किए थे, उनमें भी मेटाकॉग्निशन पर सवाल देखने को मिला। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो पेपर बनाने लोग आ रहे हैं वो सेम है, ठीक है। क्वेश्चंस बेसिक्स से जो है वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई। तो अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ ओन थिंकिंग, मतलब थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। बाकी सब जो है वो मेमोराइज, बिलीफ, लर्निंग, पैसिव प्रोसेस, पैसिव कभी नहीं होता, एक्टिव मानते हैं, एबिलिटी टू लर्न विदाउट रिफ्लेक्शन, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अ टीचर डिस्क्राइब्स अ पोज decides to pose a question to class through which she wants to encourage students to think creatively and explore different but related perspective rather than uh, converging on a single correct answer. Which of the following type of question will serve the purpose? So इसमें पता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन जो होते हैं उसमें टीचर हिंट देता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं सवाल आपके पास है उसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें आप सभी एक ही आंसर पर फोकस करेंगे, बेशक से पर्सपेक्टिव कुछ भी हो पर आंसर आपका एक आएगा। पर यहाँ देखिए टीचर डिसाइड टू पोज अ क्वेश्चन विच आई वांट टू एनकरेज थिंक क्रिएटिवली, एक्सप्लोर डिफरेंट रिलेटेड पर्सपेक्टिव रादर देन कन्वर्जिंग। पहले बोल देगी कन्वर्जिंग तो करना ही नहीं है और ना सिंगल करेक्ट आंसर, तो इसका मतलब डाइवर्ज कराना चाहिए, तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्याजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए ये तो मैंने आपको पहले बताया था, थिंकर्स आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल विल बी द करेक्ट स्टेजेस, जो यहाँ पर सेकंड वाले में आपको दिख रही है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट दोस्तों।
It is generally called out of box thinking rather than thinking on a stabilized pattern, which name is suitable for this type of थिंकिंग। देखिए यहाँ पर ना मेरे हिसाब से डाइवर्जेंट थिंकिंग आना चाहिए था, बट यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है, तो उससे मिलता जुलता जो है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग बनता है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐसी थिंकिंग है जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है और आपको बाकियों से अलग पैटर्न स्टैब्लिश करने में मदद करती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव तो दो अप्रोचेज हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट, और टीम टीचिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इज नॉट अबाउट थिंकिंग, इट इज अबाउट प्रेजेंटिंग समथिंग। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने 10 मिनट में दोस्तों खत्म कर लिए हैं, थोड़ा टाइम ऊपर हो गया है, बट ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग। ऐसे ही हम केमिस्ट्री के बाकी शिफ्ट्स के पेपर के भी सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। केमिस्ट्री का पेपर टोटल 4 शिफ्ट में हुआ था, ये एक उनमें से है, बाकी हम और पीजीटी की जो टीचिंग मेथोलॉजी क्वेश्चन उन्हें करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, keep preparing, do like, share and subscribe to our channel and keep showing your love and support to our channel and this keeps us motivated। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, अपना प्रोत्साहन बनाए रखें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।